नमस्कार साथियों, सी सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम 2017 से 2025 तक के कॉम्प्रिहेंशन को एबीक्यू मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एबीक्यू मेथड से इस मेथड में आंसर बिफोर क्वेश्चन मेथड में हम जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, हम उसके टॉपिक को और सेंट्रल आइडिया यानी कि थॉट को जान लेते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके विचार में ही छुपा होता है। चाहे आपसे पूर्वधारणा पूछा गया हो, क्रक्स पूछा गया हो, मैसेज पूछा गया हो या इम्प्लीकेशन पूछा गया हो, उसका आंसर जो भी होगा उसमें थॉट का होना जरूरी है, सेंट्रल आइडिया का होना जरूरी है। तो जब हमें पहले से ही सेंट्रल आइडिया का पता होता है तो हम उस सेंट्रल आइडिया को ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन में है, और जिस ऑप्शन में वो सेंट्रल आइडिया होता है वही सही उत्तर होता है। इस तरीके से हम ट्रेडिशनल मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड होता है, तो हम एलिमिनेट करते हुए सही उत्तर पर नहीं पहुंचते, बल्कि हमें पहले ही पता होता है कि क्या सही उत्तर इसका हो सकता है। तो इस मेथड में हम टॉपिक और थॉट का पता करते हैं और फिर उसी थॉट को अलग अलग विकल्प में ढूंढते हैं। जिस विकल्प में वो थॉट मिलता है, वो सेंट्रल आइडिया मिलता है, वही हमारा उत्तर होता है। तो आज हम शुरू करेंगे 2019 के कॉम्प्रिहेंशन और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में क्या कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है, जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक अपकारों को लिया गया अनेक प्रकार के, जैसे कि अस्पृश्यता, और कह रहा है कि ये वर्तमान में भी मौजूद है, वर्तमान में भी हो रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उनमें सुधार ना हो पाए। इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है, ऐतिहासिक अपकारों की ऐसी है कि उसमें सुधार ना हो पाए। इसका मतलब है कि ये काफी जटिल जटिल प्रकृति है इसकी, क्योंकि जो जितना जटिल होता है उसमें सुधार की संभावना उतनी कम होती है, या फिर सुधार करना काफी मुश्किल होता है। आगे परिच्छेद में है कि सुधार ना होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं। अब देखो, लेखक ने कह दिया कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि इसमें सुधार ना हो पाए, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। तो आगे लेखक निश्चित रूप से रीजन ही बताएगा। एक तो यह कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई हैं, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरक्षित करता है। क्या कह रहा है कि सिर्फ यह मामला नहीं है, यह कारण नहीं है कि जो अन्याय है उसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी जमी हुई हैं, बल्कि यह भी कारण है कि ये जो अन्याय है, भेदभाव है, यह खुद भी भेदभाव की विचारधारा का पोषण करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण बता रहा है कि दूसरा यह कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों, जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली होती है। मतलब काफी विस्तार है इसका। यह कोटि जटिल होती है। देखिए यहाँ पर जटिलता की बात कही, जबकि हम यहीं से पता चल कर लेंगे कि ये मामला तो जटिल है, मुद्दा जटिल है। क्यों? क्योंकि लेखक ने साफ साफ कहा कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इसमें सुधार ना हो पाए, तो इसका मतलब है कि वो जटिल है। तो लेखक कह रहा है, पैसेज में आगे लिखा है कि यह कोटि जटिल होती है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती। मतलब केवल इस कारण से जटिल नहीं होता कि बहुत से अपकार हैं और उनके बीच सेम सीमा रेखा नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप से स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है। तो क्या कह रहा है लेखक यह कह रहा है कि जटिल इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है,
सारे अपकार आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सिर्फ इस वजह से जटिल नहीं है, जटिल इस वजह से भी है कि ये खुद को एक प्रकार का अपकार दूसरे प्रकार के अपकार से अपने आप को अलग कर लेता है, जबकि वास्तविकता में क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। आगे है कि यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। ठीक है, जो बात लेखक आगे कह रहा है कि यह जटिल है और जटिल होने का कारण बता रहा है, तो बता रहा है कि यह बात भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। ठीक, अब देखो परिच्छेद जब हम पढ़ते हैं ना, तो परिच्छेद कई परिच्छेद छोटे होते हैं, कई परिच्छेद थोड़े बड़े होते हैं। तो चाहे छोटा परिच्छेद हो या बड़ा परिच्छेद हो, जब हम उसको पढ़ें तो बाद में जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमें यह देखना है कि मुख्य मुद्दा क्या था। इसमें देखो मुख्य मुद्दा क्या है, ऐतिहासिक अन्याय जो वर्तमान में भी मौजूद है ना, उसके बारे में कहा गया है कि इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसमें सुधार ना हो पाए, मतलब ये जटिल है। बाकी जो आगे इंफॉर्मेशन दिया गया है वो बस इसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि हाँ ये जटिल है। जटिल क्यों है, उसके पीछे के कारण को बता करके वो स्पष्ट कर रहा है कि हाँ यह जटिल है। तो हम जब परिच्छेद पढ़ेंगे तो उसके बाद विश्लेषण करेंगे और पूरे ही परिच्छेद में जो मुख्य मुद्दा है उसको ही समझने का प्रयास करेंगे, और उस मुख्य मुद्दे को, वो सेंट्रल आइडिया को समझाने के लिए कारण दिए हो सकते हैं, तुलना हो सकता है, कुछ रिपोर्ट्स दिए हो सकते हैं, कुछ और फैक्ट्स दिए हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उन रिपोर्ट्स उन फैक्ट्स में हम उसमें नहीं भटकेंगे, बल्कि उसका उपयोग करेंगे। वो दिया ही क्यों है, ताकि जो मुख्य मुद्दा है उसको बहुत अच्छे से समझाया जा सके, उसको स्पष्ट किया जा सके, क्लैरिटी आ सके। तो हम चलिए इसको विश्लेषण में देख लेते हैं कि कैसे हमें ये विश्लेषण करना है। तो देखो परिच्छेद में क्या कहा गया है। परिच्छेद के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांतकारों को अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेने की बात की गई है। ठीक है, आगे कहा गया है कि कई तरह के ऐतिहासिक अपकार वर्तमान में भी मौजूद हैं। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि इसमें सुधार ना हो पाए। सुधार ना हो पाने के दो कारण को बताया गया है। क्लियर है, ऐतिहासिक अन्याय की कोटि के जटिल होने के कारणों को भी बताया गया, ये क्यों जटिल है उसके कारणों को भी बताया गया। तो हम जो है कम से कम शब्दों में पूरे परिच्छेद में जो मुख्य मुद्दा है उसको समझ लेते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे, कम शब्दों में पूरे परिच्छेद को हम समझ लेंगे या मुख्य मुद्दा को समझ लेंगे, तो फिर विषय और विचार जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो विषय जानने के लिए प्रश्न हमें क्या करना होता है कि किसकी बात की गई है, तो इसका उत्तर क्या है, परिच्छेद में ऐतिहासिक अन्याय की प्रकृति या उसकी प्रवृत्ति की बात की गई है। और क्या बताया गया प्रवृत्ति के बारे में, कि यह जटिल है, जटिल है। तो क्या बात की गई है प्रवृत्ति के बारे में, ऐतिहासिक अन्याय की कोटि इतनी जटिल है कि इसमें सुधार करना कठिन है। बस यही है मुख्य मुद्दा। क्यों कठिन है, उसके कारण को बता दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसी विचार को ढूंढना है अलग अलग विकल्पों में। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न है कि इस परिच्छेद से कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में मुख्य विचार ही पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, हमें मुख्य विचार ही ढूंढना होता है। अब ए में देखते हैं कि विचार है या नहीं है। भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। तो देखो परिच्छेद के अकॉर्डिंग ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लेकिन हमें क्या देखना है कि इसमें विचार है या नहीं है। तो विचार क्या है, विचार ये है कि इसकी प्रकृति जो होती है या इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो जटिल होती है और इसमें सुधार करना कठिन होता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। तो क्या ये बात विकल्प ए में है, नहीं है, इसलिए विकल्प ए गलत है। अब हम बी में ढूंढेंगे विचार को। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। फैक्चुअली आप इसको करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें विचार है कि ऐतिहासिक अन्याय की प्रवृत्ति जटिल है, उसकी प्रकृति जटिल है, नहीं। तो इसे भी हम, ये भी गलत उत्तर, इसलिए इसको काट देंगे। सी देखते हैं, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। आप इसको भी फैक्चुअली देख सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है फैक्चुअली ये करेक्ट भी हो पैसेज के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या मुख्य विचार इसमें है, नहीं है। अब डी में देखते हैं, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।
तो अभी सुधार के इतिहास से ही तो पता चला है कि इसमें सुधार करना बड़ा मुश्किल है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इसमें सुधार ना हो पाए, मतलब ये कठिन है। तो देखो पूरी बात इसमें आगे डी में, तो डी में विचार मौजूद है, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। अब देखो हम एलिमिनेट करते हुए डी तक नहीं पहुंचे, हम तो अपना उत्तर ढूंढते हुए डी तक पहुंचे। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन में आइए, इसमें पूर्व धारणा पूछी गई है। हमें यह नहीं देखना कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, वो हम जानते हैं। दूसरी बात कि पूर्व धारणा जब पूछा जाए तो उसके आंसर तक पहुंचने के लिए, पूर्व धारणा को पहचानने के लिए क्या तरीका है, ये सारी चीजों पे हमें नहीं जाना है, हमें विचार का पता है, हर बारी हम विचार ही ढूंढेंगे। तो चलो इसमें भी हम विचार ढूंढते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। देखो फैक्चुअली ये करेक्ट हो सकता है कि आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव कम हो सकता है या मिट भी सकता है, लेकिन इसमें विचार नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा देखिए, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। अब ये मार्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फैक्चुअली ये करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इस पर नहीं जाना है, विचार इसमें है नहीं है। जो ऐतिहासिक अन्याय की जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसमें सुधार ना हो पाए, वो जटिल है, ऐसा कोई विचार दो में नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला परिच्छेद, शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है। एक सीधा सीधा स्टेटमेंट है, खासकर इस तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। तो शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है वो बताया जा रहा है, जीवन में महान बदलाव लाती है शिक्षा। आगे कह रहा है कि विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। विश्वविद्यालय क्या है? बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक हैं और संस्कृति तथा विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। अब संस्कृति के बारे में बता रहा है कि संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास केवल बहुत सारी जानकारियां हैं तो आप एक उबाऊ इंसान हैं बस। तो इसका मतलब आप सुशिक्षित नहीं हैं। तो सुशिक्षित किसे हम कहेंगे? शिक्षा का मतलब क्या है? क्या बहुत सारी जानकारियां हो जाना ही शिक्षा है? लेखक तो कह रहा है कि आप अगर आपको बहुत सारी सिर्फ जानकारियां हैं तो आप तो उबाऊ व्यक्ति हैं। तो फिर शिक्षा किसको कह रहा है लेखक? हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाएं जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिसके पास विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो और संस्कृति भी हो। विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो विषय से संबंधित, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? संस्कृति भी होनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए? साफ साफ कह रहा है कि जिसमें विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान भी हो, विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान हो और साथ में क्या हो? संस्कृति हो। दोनों चीज हो तो शिक्षा पूरी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि उनका विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराइयों और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथ मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है, अब इसका भी हम विश्लेषण देख लेते हैं कि आखिर मुख्य बात क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो हमें विश्लेषण से पता चल जाएगा जब हम कम शब्दों में विश्लेषण करेंगे। तो परिच्छेद में शिक्षा का महत्व, विश्वविद्यालयों की भूमिका, विशेषज्ञ ज्ञान एवं संस्कृति का महत्व की बात की गई है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान और संस्कृति दोनों हो। अब विषय और विचार निकालना आसान हो जाएगा। किसकी बात की गई है परिच्छेद में? शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इसी की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? तो बात की गई है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति में संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान का समावेश हो सके। अब इसी विचार को हम ढूंढेंगे प्रश्न में। देखो प्रश्न में अगेन पूर्व धारणा पूछी गई है, हमें विचार ढूंढना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता है। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपना डिबेट का मुद्दा होगा।
फैक्चुअली कोई इसको करेक्ट भी कर सकता है, कोई इनकरेक्ट भी कर सकता है, रॉन्ग भी कर सकता है ना। लेकिन इसमें विचार है क्या? विचार क्या है कि सुशिक्षित व्यक्ति या फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान प्लस संस्कृति। क्या ये बात स्टेटमेंट फर्स्ट में है? नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा देखते हैं, संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, यही तो लेखक कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारी बस जानकारियां हो। अगर आपके पास बहुत सारी जानकारियां बस है तो आप बस एक उबाऊ इंसान है। संस्कृति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात कहा गया है। तो विचार हमें स्टेटमेंट 2 में मिल गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? केवल 2 बी। अगला परिच्छेद, मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवन संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं। तो एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट आपको दिया गया है। तथापि देखो अब मुद्दा आएगा। ठीक है भाई, एक जीवन संसाधन है, खाद्य पदार्थ इसी में उगते हैं, सब बात सही है। इसको बनने में वर्षों लगते हैं, सब बात ठीक है। मुद्दा क्या है? तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। यही मुद्दा है कि बनने में वर्षों लगते हैं और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है इसी पर निर्भर है, लेकिन ये मिनटों में नष्ट हो सकते हैं। यही है मुद्दा। आगे कह रहा है कि प्रतिवर्ष 75 अरब टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। तो ये देखो मिनटों में नष्ट हो सकती है और उसका ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो बात कहा गया है ना स्टेटमेंट में, अब उसी को स्पष्ट करेगा, उसको और क्लैरिटी लाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, सिर्फ खाद्य उत्पादकों के लिए चिंताजनक नहीं है। मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचाए रख सकती है। तो केवल ये उत्पादन खाद्य उत्पादन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह पर्यावरण के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो मृदा का क्षरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाएगा और इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। अब इसी का हम विश्लेषण देख लेते हैं। भोजन के लिए मृदा नितांत आवश्यक है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर सकती है। यही दो बात हुई है। मृदा क्षरण खाद्य उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा है। बस इतनी सी बात हुई है पूरे परिच्छेद में। ऐसे ही हमें समझना है। तो परिच्छेद को पढ़ते जाना है, पैसेज को पढ़ते जाना है, साथ ही साथ खुद को समझाते जाना है। तो जब हम समझाते जाएंगे खुद को तो हम 2-3 लाइन में उसका विश्लेषण कर सकते हैं और फिर विषय और विचार आसानी से मिल जाएगा। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई है? मृदा क्षरण की समस्या और प्रभाव की बात की गई है। क्या बात की गई है? मृदा क्षरण से खाद्य असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का संकट उत्पन्न होता है। अब ये रहा विचार। चलिए प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में देखिए फिर पूर्व धारणा आपसे पूछी गई है। स्टेटमेंट 1 में देखते हैं कि विचार है या नहीं है। बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। अब मुद्दा क्या है? पैसेज का मुद्दा खाद्य असुरक्षा नहीं है कि वर्तमान में विश्व में खाद्य असुरक्षा है और उसका प्रमुख कारण मृदा का क्षरण है, यह नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि मृदा महत्वपूर्ण है। अगर मृदा क्षरण होता है तो उससे खाद्य असुरक्षा हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। तो ये विचार क्या एक में है? नहीं है, तो गलत। दूसरा देखते हैं। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोधिक एंथ्रोपोजेनिक है। तो सिर्फ मानवीय कारण से होता है या प्राकृतिक कारण भी है? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है मृदा का क्षरण और उसका खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाला और पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव, ये मुद्दा है। तो क्या ये विचार आ रहा है 2 में? नहीं, तो गलत है। तीसरा, मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। हाँ बिल्कुल, ये विचार आ रहा है। बात तो मृदा क्षरण की हो रही है ना, तो मृदा क्षरण की बात हो रही है तो धारणीय प्रबंधन की बात हो रही है। मतलब कि अगर हेड की बात हो रही है तो टेल की भी बात हो रही है। समझ में आई बात? तो मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि मृदा का ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकती है, उसको रोके रख सकती है, वायुमंडल में निर्मुक्त होने से, उसमें उन्मुक्त होने से रोके रख सकती है। तो विचार आ गया लेखक का। अब देखो यहां पर खाद्य पदार्थ की बात नहीं की गई है
तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, लेखक का पूरा विचार नहीं है। लेखक का आंशिक विचार तो है, एक पक्ष तो है। अब ध्यान ये देना है कि जो भी उत्तर होगा उसमें लेखक का विचार होगा, या तो पूरा विचार होगा या आंशिक विचार होगा। लेकिन अगर लेखक के विचार के साथ कोई दूसरा भी विचार हो तो वो गलत होगा। अब स्टेटमेंट 3 में देखिए, सिर्फ और सिर्फ लेखक का विचार है, इस लेखक के विचार के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा हमारा, केवल 3, ऑप्शन बी। अगला परिच्छेद, असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकी रूप से मापी जा सकती है। असमानता के बारे में बताया जा रहा है कि यह दिखाई भी देती है और मापी भी जा सकती है। आगे कह रहा है किंतु, अब ध्यान देना, किंतु परंतु लेकिन तथापि, इसके बाद मुद्दा होता है, इसके बाद मुख्य विचार होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति, किसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति, इस असमानता को संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति, मतलब कि असमानता किससे संचालित हो रही है, आर्थिक शक्ति से। तो आर्थिक शक्ति के बारे में कह रहा है कि ना तो दिखाई देती है और ना ही मापी जा सकती है। क्लियर हो गया, असमानता दिखाई भी देती है, मापी भी जा सकती है, लेकिन असमानता को संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है ना ही मापी जा सकती है। आगे कह रहा है गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी की भी हो, किसी भी तरह की असमानता हो तो उसका संघटक सिद्धांत क्या है, शक्ति। जैसे ऊपर आर्थिक शक्ति की बात की गई, तो मतलब शक्ति असमानता को सुदृढ़ करती है, असमानता को बढ़ाती है, उसको मजबूत करती है। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं। किसके प्रभाव, शक्ति के प्रभाव। किंतु, फिर किंतु, ध्यान देना, जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है, दृश्यमान आर्थिक चर, यहाँ जो असमानता की बात की गई ये तो दृश्यमान है और कई तरह की असमानता है। तो वही कह रहा है कि जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। क्लियर, चलो अब इसका विश्लेषण देखते हैं कि परिच्छेद को हम कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक शक्ति असमानता की तरह ना तो दृश्यमान है और ना ही मापी जा सकती, यही बात हुई है। फिर भी आर्थिक शक्ति सभी क्षेत्रों में असमानता को प्रभावित करती है। सिर्फ इतनी सी बात हुई है पूरे परिच्छेद में। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए परिच्छेद को बड़ा किया गया और भी ज्यादा स्पष्ट करके समझाने का प्रयास किया गया। अब विषय, परिच्छेद में किसकी बात की गई है, तो आर्थिक शक्ति की प्रकृति या प्रवृत्ति की बात की गई है कि आर्थिक शक्ति क्या की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति ऐसी होती है कि वो ना तो दृश्यमान होता है ना उसको मापा जा सकता है, लेकिन जो असमानता है विभिन्न तरह के उसको ये सुदृढ़ करती है आर्थिक शक्ति। विचार क्या है, मतलब आर्थिक शक्ति की प्रकृति या प्रवृत्ति के बारे में क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि यह अदृश्य होकर भी हर तरह की असमानता को प्रभावित करती है। क्लियर, अब आइए प्रश्न में देखिए पूर्व धारणा पूछी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इसमें हम ढूंढेंगे कि विचार है या नहीं है। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। अब देखो ये बात तो सही है कि इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति, बताया गया कि आर्थिक शक्ति असमानता को संचालित करती है, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि एकमात्र आर्थिक शक्ति ही है जो असमानता को संचालित कर रही है। तो किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है, ये बात नहीं कहा जा रहा है। हमारा विचार यहाँ नहीं मिल रहा, मेन है कि हमारा विचार नहीं मिल रहा। विचार क्या है कि असमान आर्थिक शक्ति अदृश्य होकर के भी हर तरह की असमानता को प्रभावित करती है। तो क्या ये विचार है इसमें, एक में नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा, आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती है, नहीं जी, शक्ति असमानता को सुदृढ़ करती है। क्लियर, तो इसमें भी विचार नहीं है। तीसरा देखिए, आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभाविक विधियों की अपेक्षा, कहा गया ना कि आर्थिक शक्ति ना तो दृश्यमान ना ही मापा जा सकता है, तो वही बात कही जा रही है कि आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभाविक विधियों की अपेक्षा
उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। इसका आर्थिक शक्ति का प्रभाव क्या है? असमानता। तो असमानता देख लो और उस हिसाब से उसका विश्लेषण कर लो। ठीक है, तो यहां मिल गया हमें स्टेटमेंट थर्ड में पूरा विचार। तो केवल 3 सही है। आंसर क्या होगा? बी। अब इस परिच्छेद को देखिए। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों को वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है। अब देखो सीधी सी बात कही गई है कि जलवायु परिवर्तन से कुछ पादपों को लाभ हो सकता है। तथापि यहां पर ध्यान दीजिएगा, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का हानिकर होना कम हो जाएगा। मतलब ये जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, ये सारे जो आपदा हैं वो और भी हानिकारक हो जाएंगे। आगे कह रहा है विश्व कैसे अनुकूलन कर पाएगा। ये सवाल है कि विश्व कैसे अनुकूलन कर पाएगा। तो अगर सवाल है तो उसका जवाब भी होगा। अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल और गेहूं इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। अब देखो वैसे स्थान जहां पे मक्का, आलू, चावल या गेहूं की खेती होती है उस पर निर्भरता ज्यादा है। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होगा कि वहां पर आगे चल करके ये फसल नहीं उगाई जा उपजाई जा सकेगी, तो किसान को मजबूर होकर के दूसरे फसल पर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे समाधान छुपा हुआ है। समाधान छुपा हुआ है। क्वेश्चन किया गया था ना कि विश्व कैसे अनुकूलन करेगा। कह रहा कैसे करेगा, जहां मक्का, आलू, चावल और गेहूं इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी। कैसे अनुकूलन करेगा। तो अगर वो इन फसलों, ये जो 4 फसल दिए गए हैं, इन 4 फसलों के साथ ही अन्य फसल भी उपजाए तो सबकी शस्य कृषि भूमियां तो नहीं बदलेंगी ना। जिसकी बदलेगी उसकी बदल जाएगी, लेकिन अन्य की जो वो खेती कर रहा है सबकी तो नहीं बदलेगी। तो ऐसे में किसान बच सकता है। क्लियर। तो समाधान इसी जगह पे छुपा हुआ है। आगे कह रहा है कि तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को हानि। तो जिसको लाभ पहुंच सक रहा है तब तो ठीक है। मुद्दा क्या है, जिसको हानि पहुंच रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो हम अलग अलग तरह के विविध प्रकार के फसलों को अगर हम उसकी खेती करते हैं, विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं तो बच सकते हैं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती। अब एक बात और है, अभी तक तो जलवायु की बात हो रही थी, अब कह रहा है लेखक कि एकमात्र जलवायु ही नहीं प्रभावित करती। राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेंगी कि भविष्य में कृषि भूमियां कैसे निष्पादन करेगी। तो बाकी कुछ फैक्टर्स ही बताए गए हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करेंगी भविष्य में। अब इसका विश्लेषण हम देख लेते हैं। परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, फसल भूमि में बदलाव और कृषि प्रथाओं का महत्व की चर्चा की गई है। और भी बहुत सारी बातें कही गई है ना। तो हमने क्या बात की, पहले हमने बात यही की, हमने ये समझा कि बहुत सारी बातें की गई होती है। क्यों? ताकि जो मुख्य बात है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसको ठीक से समझाया जा सके, है ना। तो परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, फसल भूमि में बदलाव और कृषि प्रथाओं का महत्व की चर्चा की गई है। उसमन से कुछ प्रधान खाद्य की शस्य भूमियां बदल जाएंगी, कुछ कृषि भूमियों को लाभ हो सकता है तो कुछ को हानि। उपज को तापन के अतिरिक्त अन्य कारक भी भविष्य में प्रभावित करेंगे। अब देखो उतने बड़े पैसेज को हमने बहुत ही कम शब्दों में विश्लेषित करके समझ लिया। अब सारा मुख्य मुद्दा इसमें है। अब प्रश्न करते हैं कि किसकी बात की गई है विषय में। तो जलवायु परिवर्तन का शस्य भूमियों पर प्रभाव की बात की गई है। और प्रभाव के बारे में क्या बात की गई है, तो बात की गई है कि तापन से कुछ पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है। क्लियर। अब देखो
एकमात्र तापन कारण नहीं है, तो केवल तापन से भविष्य में खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है नहीं, और भी फैक्टर्स हैं। तो आइए प्रश्न में पूछा गया है सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष। हमें क्या ढूंढना है? विचार। तो देखते हैं ए में विचार है या नहीं। भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। देखो यही तो विचार है। क्या कहा गया है कि शस्य भूमियां बदल जाएंगी, और बाद में कहा गया है कि शस्य भूमियां किसकी बदल जाएंगी? मक्का, आलू, चावल, गेहूं। तो इन सब की जो खेती कर रहे हैं, अगर वो विविध फसल उगाएंगे तो बच जाएंगे, यही बात कह रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि यही समाधान छुपा हुआ है, क्योंकि लेखक एक प्रश्न भी कर रहा है ना कि विश्व कैसे अनुकूलित करेगा, इसी का तो जवाब ढूंढ रहा है लेखक आगे। तो विश्व कैसे अनुकूलित करेगा? अगर वो विविध फसलों का उत्पादन करेगा। क्यों? क्योंकि तापन से कुछ फसलों को नुकसान होगा तो कुछ को फायदा ही भी होगा। तो विचार तो हमें ए में मिल गया। अब हम आगे देखते हैं। बी, जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, नहीं ये नहीं कहा गया है। और शस्य विविधता पर प्रभाव ये मुख्य मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जलवायु परिवर्तन से कुछ को फायदा भी होगा ना, कुछ को नुकसान भी होगा। तो फायदा जिसको नुकसान होगा, क्यों होगा? क्योंकि कृषि शस्य भूमियां बदल जाएंगी। तो विविध प्रकार का अगर उत्पादन करेंगे, विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन करेंगे, तो कुछ के शस्य भूमियां बदल जाएंगी, तब भी नुकसान नहीं होगा। तो विचार हमारा बी में भी नहीं है। सी, प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ भी विचार हमें नहीं मिला। डी, जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, नहीं और भी कारक हैं, राजनीति है, और भी बातें यहाँ कही गई। देखो राजनीतिक परिवर्तन है, विश्वव्यापी मांग है, कृषि पद्धतियां हैं, तो बहुत सारे कारक हैं। तो यहाँ भी हमें विचार नहीं मिला। विचार कहाँ मिला? सिर्फ और सिर्फ ए में। इसलिए अब हमें पक्का पता है कि हमारा उत्तर ए है। हमें यूपीएससी के आंसर की का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगले परिच्छेद पर चलते हैं। चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसी ही 5 उंगलियां होती हैं जैसे औरंग उटाव या मनुष्य की होती हैं। यही मुख्य मुद्दा जो किंतु के बाद कहा गया। कि क्या कह रहा है कि चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इसकी बनावट कैसी है? ठीक उसी तरह से जिस तरह से औरंग उटाव और मनुष्य की उंगलियों की बनावट है। तो संरचना एक जैसी है। आगे कह रहा है साथ ही वैसे ही कलाई जुड़ी होती है, कलाई की हड्डियों के गुच्छ से, जो कि बाहों की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। तो एकदम उसी तरह से संरचना है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पांव, सूस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हों। कह रहा इससे ज्यादा विलक्षण क्या हो सकता है? एक ही प्रतिरूप में बनने का मतलब है कि इनका जो विकास हुआ है, विकास जो विकास का इतिहास है, वो एक जैसा ही है। मतलब इसके एंसेस्टर जो हैं वो एक जैसे हैं, तभी तो प्रतिरूप में समानता है ना। तो एक ही समय से ये लोग विकास करना शुरू किए हैं, इसलिए समानता है। यही मुख्य बात कही जा रही है। अब इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। समान शारीरिक संरचना के माध्यम से जैव विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। अलग अलग कार्यों के बावजूद मनुष्य, चमगादड़ और अन्य स्तनधारियों के अंगों का मूल ढांचा एक समान है। मूल ढांचा एक समान है, जो एक साझा पूर्वज की ओर संकेत करता है। ठीक है। अब पता चलेगा कि विषय और विचार क्या है। तो किसकी बात की गई है? तो कुछ जीवों की शारीरिक बनावट में समानता की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? तो बात की गई है कि कुछ जीवों के अंग एक ही प्रतिरूप में बने हैं और अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित हो गए। बने हैं एक ही प्रतिरूप में और अलग अलग कार्यों के लिए वो अनुकूलित हो गए। अब इस विचार को हम चलिए ढूंढते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे निष्कर्ष, विवेकपूर्ण निष्कर्ष। ए,
हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। जैव विविधता मुद्दा नहीं है, जैव विविधता ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? एक समान प्रतिरूप। बी देखिए, विभिन्न जातियां स्पीसीज हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती है। बात सही है, यह जैव विविधता का उदाहरण है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। सी, तो बी भी गलत है, ए भी गलत है। सी, मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। लेखक बस ये कह रहा है कि देखो जो समान संरचना है, अब ये संयोग है, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है ये एक विलक्षण बात है, संयोग नहीं बता रहा है इसको। गलत। तो हमारा विचार यहां भी नहीं मिला। अब डी देखते हैं। मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। यही तो मुद्दा है, साझा इतिहास है, तभी तो एक जैसी संरचना है। यही तो लेखक बताना चाह रहा है कि सबकी संरचना एक जैसी है, लेकिन धीरे 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 सब जो है अलग अलग कार्यों को करने के लिए अनुकूलित हो गए। संरचना एक जैसी है, तो इनका इतिहास कैसा है? साझा इतिहास है, तभी तो संरचना एक जैसी है। तो हमारा उत्तर हो गया डी। अगला परिच्छेद। लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक महासागर पूरी तरह फैला हुआ नहीं था और जंतु, जिसमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। है ना? आपने पढ़ा भी होगा ना पेंजिया। तो ये कब की बात हो रही है? जब पेंजिया था, तभी तो चल के जा सकते थे ना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। आज तो चल के नहीं जा सकते। तो ये तब की बात हो रही है जब पेंजिया हुआ करता था। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण थी, किंतु यहां है मुद्दा। आज जितना पृथ्वी गर्म है उससे कहीं ज्यादा गर्म था, किंतु जैसे जैसे पुरानूतन युग समाप्त हुआ और आदि नूतन युग प्रारंभ होने लगा, यह और अधिक बल्कि तेजी से और अमूल रूप से उष्ण होने लगी। मतलब आज की अपेक्षा उस समय गर्म तो था, बाद में क्या हुआ? और भी गर्म हो गया। अभी तक इतनी सी बात हुई। अब कारण क्या था भाई? तो कारण भी बताएगा आगे। कारण था कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिकतः अकस्मात निर्मुक्त होना। तो इस कारण से बाद में और भी गर्म हो गई पृथ्वी। ठीक है। पूरा नूतन आदि नूतन ऊष्मीय महत्तम पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम या पीईटीएम कही जाने वाली इस अवधि के दौरान वायुमंडल में इतना कार्बन अंतर्क्षिप्त हुआ जितना आज मनुष्य द्वारा पृथ्वी के कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के सारे भंडारों को जला देने पर अंतर्क्षिप्त होता है। अब देखो इतनी बात यहाँ कही गई, ये बस आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आखिर कितनी मात्रा में अकस्मात निर्मुक्त हुआ कार्बन, कितनी मात्रा में, तो वो बताने का प्रयास कर रहा है बस। आगे कह रहा है कि पीटीएम लगभग 1,50,000 वर्षों तक बनी रही, जब तक कि कार्बन की अतिशय मात्रा पुनः अवशोषित नहीं होगी, तब तक पीटीएम बनी रही। अब हुआ क्या? इससे सूखा, बाढ़, कीट प्लेग और कतिपय विलोपन हुए। ठीक है, क्या क्या हुआ? इस वजह से सूखा, बाढ़, कीट प्लेग और विलोपन भी हुआ। ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहा। देखो विलोपन भी हुआ, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहा, जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वास्तव में तो हुआ क्या? वास्तव में यह फला फूला, क्या जीवन, ये फला फूला, लेकिन अब ध्यान दो, लेकिन इसमें घोर भिन्नता आ गई। तो तापन से क्या हुआ कि जो पृथ्वी पर जीवन का विकास है वो समाप्त नहीं हुआ, वो और फला फूला, लेकिन हुआ क्या? घोर भिन्नता आ गई, बदल गया। तो जीवन का विकास हुआ, जीवन फला फूला, लेकिन वो बदल गया। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं विश्लेषण। तो कितना छोटा है, क्या बात कही गई? पीईटीएम युग के भीषण कार्बन उत्सर्जन और उसके जलवायु प्रभावों जैसे सूखा, बाढ़, विलोपन का वर्णन किया गया है परिच्छेद में। साथ ही जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदलते हुए जीवन को नई दिशा
में विकसित होने पर मजबूर किया, है ना। हम देखते हैं कि खत्म नहीं हुआ, विलोपन हुआ, लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और फला फूला और उसमें घोर भिन्नता आ गई, है ना। तो जीवन को एक नई दिशा में विकसित होने पर मजबूर किया, किसने? तापन ने। अब यहां से विषय और विचार का पता चल जाएगा। तो किसकी बात की गई है परिच्छेद में? तापन का जीव जंतुओं के विकास पर प्रभाव की बात की गई है। और इसके बारे में, प्रभाव के बारे में, जीव जंतुओं के विकास पर प्रभाव के बारे में क्या बात की गई? बात की गई कि तापन ने पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित किया, जीवन फला फूला और इसमें भिन्नता आ गई। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। प्रश्न में पूर्व धारणा पूछी गई। पहला देखो, भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बता रहा लेखक। बदल गया ना, जीवन का विलोपन भी हुआ लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ, वह फला फूला और उसमें घोर भिन्नता आ गई। तो जैव विकास पर प्रभाव पड़ा ना, यही तो बात बता रहा है। तो बिल्कुल यहाँ विचार है, तो स्टेटमेंट एक सही होगा। दूसरा देखिए, भू संयतों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं। नहीं, लेखक ये नहीं कह रहा है कि भू संयंत्रों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त हुई। नहीं, वो कह रहा है भू वैज्ञानिकता अकस्मात निर्मुक्त हुआ। कोई भी कारण हो सकता है, लेखक को नहीं पता है। ठीक है। हाँ, आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आप कहेंगे हाँ ये सही हो सकता है, फैक्चुअली ये करेक्ट है। उससे लेना देना नहीं है फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, विचार है इसमें क्या? नहीं, फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज में भी नहीं कहा गया और इसमें विचार भी नहीं है, तो गलत है। हम तो विचार ही ढूंढ रहे हैं, तो विचार नहीं है। थर्ड देखिए, अब देखो क्या है, एक बात और समझो, गलत होने के सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों कारण होंगे, हमें वो सब कारण नहीं ढूंढने, हमें देखना है कि विचार है या नहीं है। दो में विचार नहीं है तो गलत हो गया। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये बात तो कह रहा है कि घोर भिन्नता आ गई, तो बिना संरचना में परिवर्तन हुए घोर भिन्नता आ गई ना, तो हो सकता है तापन से। तो ये विचार है, तो तीन भी हमारा सही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट, वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी ही स्थितियां हो जाएंगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। देखो इसमें विचार तो है नहीं, फिर भी समझ लो कि पहले क्या हुआ था, लेखक ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि आगे उसी तरह से हो जाएगा फिर। तो ये गलत है। हालांकि ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें विचार नहीं है। हम जानते हैं कि प्रश्न कुछ भी हो उसका उत्तर वही होगा जिसमें लेखक का विचार है या पैसेज का सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया हमें सिर्फ मिला एक में, और तीन में तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सी, एक और तीन। अल्प साधन युक्त लो एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं, सीधा सीधा कहा गया है कि आईओटी उपकरण जो है वो सस्ती वस्तुएं हैं। इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इसको समझने में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सीधा सी बात कर रहा है कि आईओटी सस्ती वस्तुएं हैं और इसमें सुरक्षा के साधन ऐड कर दिए जाती है, महंगी हो जाएगी, बस। आगे कह रहा है कि इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोगों एप्लीकेशंस के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। अनेक गृह उपयोगी साधित्र अप्लायंसेस, ताप स्थापी थर्कोस्टेट्स या थर्मोस्टेट होना चाहिए, सुरक्षा और मॉनिटरिंग अनुप्रयुक्तियां डिवाइसेस और व्यक्तिगत सुविधा अनुप्रयुक्तियां आईओटी की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से आईओटी की श्रेणी में आते हैं वो बताया गया है। बताने का मुख्य मुद्दा ये है कि देखो ये आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। ठीक है। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार की स्वस्थता पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय अंतरोप इम्प्लांट्स और कारों ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियां भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो देखो इतनी सी जो बात कही गई, सब में आपको बताया गया सिंपल सी बात कि ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य संबंधी हो, समाज का अलग अलग क्षेत्र हो, उन सबको प्रभावित करती है। कौन? यही आईओटी जो उपकरण है, जो सस्ती वस्तुएं हैं, जिसके साथ सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें सुरक्षा के साधन ऐड कर ले तो महंगा हो जाएगा, तो महंगा हो जाएगा तो बहुत लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है। विस्तार क्यों हो रहा है?
क्योंकि ये एक तो ये उपयोगी है, दूसरा सस्ता है। तो मुद्दा तो यही है। आगे कह रहा है कि उम्मीद है कि IoT कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगी, किंतु फिर ध्यान दो, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही है। यही है मुद्दा कि आगे भी ये और तेजी से बढ़ेगी। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी पक्ष इससे प्रभावित हैं। हम उसका हर एक क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं और ये आगे और तेजी से बढ़ेगी। मुद्दा क्या है? सुरक्षा की चुनौतियां निरुत्साहित कर रही है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा अगर ऐड कर दिया जाएगा तो इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ये सस्ती नहीं रह जाएगी, महंगी हो जाएगी। इसी को समझते हैं विश्लेषण में हम। परिच्छेद कम लागत वाले IoT उपकरणों की सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित है। सीधा सीधा बात पता चल गई हमें। इन उपकरणों की बढ़ती संख्या और विविधता के बीच सुरक्षा फीचर्स जोड़ने से लागत बढ़ने का डर है, जो भविष्य में साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा। कि एक तरफ क्या है कि अगर उसमें सुरक्षा के उपकरण ऐड कर दिए जाए, सुरक्षा की फैसिलिटी ऐड कर दी जाए तो लागत बढ़ जाएगी, लेकिन इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती भी है। तो अगर उसमें तो ये जितना प्रसार करेगा उतना ज्यादा सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न होगी भविष्य में। तो इतनी सी बात की गई है। अब प्रश्न है कि किसकी बात की गई? तो IoT की सुरक्षा चुनौतियों की बात की गई है। ठीक है, अब इस बारे में क्या बात की गई? इस बारे में बात की गई है कि IoT में तीव्र वृद्धि सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ाएगी। अब इस विचार को हमें ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष। हमें ढूंढना है विचार। आज आप विचार ढूंढते हैं। पहला विकल्प ये देखिए, भारत में समर्थनकारी एनेबलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माणक क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। क्या सुरक्षा की बात आई क्या यहाँ पे? सुरक्षा चुनौती की नहीं, गलत। बी देखिए, आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। देखो मामला जो है ना वो वैश्विक मामला है, तो केवल भारत पाकिस्तान या इजराइल या अमेरिका की बात नहीं हो सकती, वैश्विक ही बात होगी। गलत, और हमारा विचार यहाँ नहीं है, क्योंकि इसमें आसन्न सुरक्षा चुनौती ये बात तो है, IoT से संबंध आसन्न सुरक्षा चुनौती विचार है यहाँ, लेकिन ये भारत फिर कहां से आ गया? ये तो विचार में नहीं है ना। तो विचार सिर्फ और सिर्फ लेखक का होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया सिर्फ और सिर्फ परिच्छेद का होना चाहिए। अगर वो है साथ में कोई अन्य विचार है तो गलत होगा। मैंने पहले ही बताया तो ये गलत है। सी देखिए, सस्ती लो एंड IoT अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सुरक्षा चुनौती की बात कहाँ है? नहीं है, गलत। डी, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं कतिपय IoT अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरों को पहचानना आवश्यक है। बिल्कुल सही, ये तो कह रहा है सुरक्षा का एक मुद्दा है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर है डी। अगला परिच्छेद, जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रकों को पुनर्संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। अब जिसका सबसे ज्यादा विकास होगा, जिसका सबसे ज्यादा प्रसार होगा, तो जो विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं हैं उसमें उसकी सबसे ज्यादा चर्चा होगी, सबसे ज्यादा स्थान मिलेगा। यही बात कही जा रही है। आगे कह रहा है कि इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें, किसका? डिजिटल क्षेत्र का। ठीक है, उपनिवेशन करें, तो इसलिए विश्व स्तरीय व्यापार वार्ता मतलब लाभ कमाने की बात हो रही, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है कि विकासशील देशों से बड़े आंकड़े बिग डेटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं। तो यही है ना, उपनिवेशन करने के लिए ही तो विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। क्यों? ताकि इसका उपनिवेशन किया जा सके। किसका? ये आंकड़े जो हैं, बिग डेटा जो है विकासशील देशों का, और ऐसा किया भी जा रहा है। मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रकों को नियंत्रित करना और एकाधिकार परक किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब, जैसे ओला उबर हम देख ही रहे ना,
कि सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेश कंपनी कारों और संचालकों का नेटवर्क नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ वो कार का और ड्राइवर का इसका नेटवर्क है और चालकों का नेटवर्क है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों की व्यक्तिगत व्यवहारपरक विशेषताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना है। मतलब आपके सारे क्रियाकलाप, आपके जो आइडेंटिटी है, उससे संबंधित ये डेटा है। मतलब ये आपका संसाधन है और इस संसाधन का क्या हो रहा है? उपनिवेशीकरण हो रहा है। यही है मुद्दा पूरे परिच्छेद में। इसे देख लेते हैं हम विश्लेषण में। परिच्छेद डिजिटल उपनिवेशवाद, डिजिटल कॉलोनियलिज्म और डेटा एकाधिकार की चुनौती को दर्शाता है। विकसित देश विकासशील देशों के बिग डेटा को डिजिटल आसूचना में बदलकर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। अब देखो किसकी बात की गई है? बात की गई है डिजिटल क्षेत्र में बड़े आंकड़ों का आर्थिक महत्व की बात की गई है। और इस बारे में क्या बात की गई है? बात यह की गई है कि विदेशी कंपनियों द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों के डिजिटल आंकड़ों का खनन किया जा रहा है। तो कहने का यहाँ पे मुद्दा क्या है? लेखक कहना क्या चाहता है कि देखो जी, तुम्हारे डेटा का उपयोग ये आर्थिक लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं और तुम्हारा डेटा तुम्हारा संसाधन है, तो सावधान हो जाओ। तो सावधान होने को चेता रहा है लेखक। यहाँ पर इस परिच्छेद के माध्यम से विकासशील देशों को उसके डेटा के संदर्भ में चुनौती, एक तरह से चेतावनी दे रहा है। अब हम देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन। अब देखो यहाँ उपनिगमन पूछा, कुछ भी पूछा, हमें तो ढूंढना है विचार। चलो विचार ढूंढते हैं। ए में, वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है। तो कहीं पे डेटा उपनिवेशीकरण की बात है क्या? इसमें नहीं है। बी देखो, विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना है। यही तो है डिजिटल प्रभुत्व, यही तो बात हो रही है ना डेटा उपनिवेशीकरण की। तो विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को, तो भारत और भारत जैसे अन्य विकासशील देश, तो यहाँ पे भारत को भी कहा जा रहा है। तो ठीक है कि भारत को कहा जा रहा है कि जो विश्व स्तरीय व्यापार वार्ता है वहां पर आप अपने प्रभुत्व को, जो डिजिटल प्रभुत्व का को है, उसको बचाने के लिए सावधान हो जाओ। वहां पे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इन वार्ताओं में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपने डिजिटल प्रभुत्व की। तो यही तो विचार है हमारा। तो बी में विचार है। फिर भी हम आगे देखेंगे। सी, भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। अब एकाधिकार किराया जो प्रभावित करना चाहिए या फिर उनको डेटा लेने से रोक देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, इसकी बात नहीं है। बात यह कि तुम सावधान हो जाओ ताकि तुम्हारे डाटा का उपनिवेशीकरण ना हो पाए। तो यहाँ भी विचार नहीं है। डी, भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्र मान के समानुपाती है। अब समानुपाती है नहीं है, कितनी मात्रा है, हमें उससे लेना देना नहीं है, विचार इसमें नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? बी। अब 11 नंबर प्रश्न में यहाँ क्या पूछा गया है? सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है। यहां भी हमें क्या देखना है? विचार देखना है। ए, डिजिटल दिक्स्थान में बड़े आंकड़े, बिग डेटा मुख्य संसाधन है। यही तो मुद्दा है कि भाई ये तुम्हारा संसाधन है और दूसरे विकसित देश, वहां की कंपनियां इसको जो है यूज कर रही है, फायदा कमा रही है। तुम सावधान हो जाओ अपने डिजिटल प्रभुत्व को लेकर के, अपने डिजिटल डेटा को लेकर के। तो ये मुख्य संसाधन है। सारा मुद्दा तो यही है कि ये संसाधन है, उसका एक्सट्रैक्शन दूसरे कर रहे हैं और नजर भी है विश्व व्यापार वार्ताओं की। ठीक है, तो ये रहा विचार ए में। अब बी भी देख लेते हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। लेकिन हमें क्या लेना देना, फैक्ट है या नहीं है, फैक्चुअली वो करेक्ट है या नहीं है, विचार इसमें नहीं है। सी देखते हैं। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। यहां भी विचार नहीं है। डी, बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशेषता है। यहां भी विचार नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ए।
भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है, तथापि इसके प्रभाव का सामना करने में वह अग्रिम पंक्ति में है। कह रहा है भारत सहित पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धन की बात कर रहा है, कह रहा है उसके बारे में कि इनका जलवायु परिवर्तन में योगदान नगण्य है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका दुष्प्रभाव कौन झेलता है? यही लोग झेलते हैं, ग्रामीण निर्धन। आगे कह रहा है कृषक, अब ये कृषक उसी में आ जा रहे हैं, ग्रामीण निर्धन में। कृषक अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली अत्यधिक मौसमी घटनाएं जैसे सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिणत हो सकती हैं और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि और जल पूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। ये सारे खतरे जो है सामने हैं। साथ ही क्या कह रहा है कि छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण। अब देखो फिर यहाँ एक सवाल है, तो सवाल है तो आगे लेखक उसका जवाब देगा कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और फिर वही मुख्य मुद्दा बन जाएगा। अभी तक क्या बात हुई? अभी तक बस इतनी सी बात हुई है कि जलवायु परिवर्तन में पूरे विश्व के जो ग्रामीण निर्धन है उनका नगण्य योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित वही हो रहे हैं, है ना। अब उसी ग्रामीण निर्धन के बारे में बात कही जा रही है, उसके एक वर्ग के बारे में कि छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर देखिए, पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। देख रहे कितना महत्वपूर्ण है छोटे कृषि फार्म। पूरे विश्व में 2 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए और भोजन के लिए निर्भर हैं छोटे कृषि फॉर्म में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमें उसकी समृद्धि पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसको क्षति पहुंच रही है तो हमें उसकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो हमें छोटे फर्म का संरक्षण करना चाहिए, छोटे किसानों का संरक्षण करना चाहिए। यही बात तो निकल के आ रही है बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो बिटवीन द लाइन चीजों को समझना है। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं। तो देखो 41% कितने महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं। एक विश्व का इसने एग्जाम्पल लिया, छोटे कृषि फर्म विश्व का, और एक दूसरा एग्जाम्पल भारत का दे रहा है। ये एग्जाम्पल देकर के सिर्फ ये इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन में इसका नगण्य योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित यही हो रहे हैं, और ये कितने महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए। आगे कह रहा है जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है, और वही सबसे ज्यादा खतरे में है, जबकि उसका योगदान भी नगण्य है जलवायु परिवर्तन में। तो लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि इनको बचाओ, इनको संरक्षित करो, इनका संरक्षण करो, इनको सुरक्षा प्रदान करो, बस। देखिए विश्लेषण। परिच्छेद जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के बीच के संकटपूर्ण संबंध को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन में न्यूनतम योगदान के बावजूद छोटे किसान इसके दुष्प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जिससे आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। अब विषय जान लेते हैं, मतलब किसकी बात की गई है। तो जलवायु परिवर्तन का ग्रामीण गरीबों और कृषि पर प्रभाव की बात की गई है, और इस बारे में क्या बात की गई है कि निर्धन लोग और भोजन एवं आजीविका के लिए छोटे कृषि फर्मों पर निर्भर जनसंख्या पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। अब इसका कहने का मतलब ये भी है कि इन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाना जरूरी है। अब देखते हैं प्रश्न। उपनिगमन पूछा गया है, विचार ढूंढना है हमें। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण रूप से धारणीय विकास, बिल्कुल सही बात है। यही तो बात कह रहा है कि सबसे ज्यादा यही जो है प्रभावित है। तो छोटे किसान को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल सही, यही हमारा विचार है। अब आगे देखते हैं इनमें भी विचार छुपा हुआ है क्या? हो ही नहीं सकता है ना, किसी एक में ही होगा। बी, भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। विचार नहीं है इसमें, और ये फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है। खैर हमें तो विचार ढूंढना है, नहीं है इसमें। सी, बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। विचार हमें नहीं मिला। डी,
भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, यहाँ भी विचार नहीं है। विचार विचार इसमें नहीं है। हालांकि आप इसको फैक्चुअली भी देख सकते हैं कि पैसेज में ये लिखा है कि नहीं लिखा है। कह रहा है कि 41% की बात कर रहा है ना, तो ये अकेले या इसके बिना नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। तो फैक्चुअली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम कितने देखने जाएं कि कौन सा फैक्चुअली करेक्ट होगा नहीं होगा। वहां जो फैक्ट्स दिया गया है वो फैक्ट्स दिया गया है ताकि जो मुद्दा है उसको और स्पष्ट किया जा सके। अब मुद्दा स्पष्ट हो गया, विचार में मिल गया, वो विचार डी में नहीं है, वो विचार कहाँ है, केवल और केवल ए में है। तो ए सही हो गया। 13 नंबर देखिए प्रश्न। उपर्युक्त परिच्छेद उपलक्षित करता है कि भारत में खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है। तो बिल्कुल है ना, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं और वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। तो खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है, यही तो विचार है। तो चलो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होगी। तो उन छोटे किसानों को या ग्रामीण निर्धनों को बचाने के लिए जो प्रयास है उस प्रयास में ये भी तो शामिल हो गया ना, आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करना। तो ये विचार में है। तो दो भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक और दो दोनों। बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक हों, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्या कह रहा है कि बदलती जलवायु, तो बदलती जलवायु से जो नुकसान होगा उस नुकसान से निपटने के लिए सरकार जो अंतिम रूप से उपाय करेगी तो उससे क्या होगा, उससे निवेशकों का प्रतिफल उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो सरकार प्रयास क्या करती है, कर वगैरह लगाती है ना, ड्यूटी इंपोज करती है, कुछ बैन लगाती है, कुछ नियम कायदे कानून बना करके रोकने का प्रयास करती है। तो कह रहा है कि सरकार के जो अंतिम प्रयास होंगे उससे निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती हैं उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेंगी। उच्चतर करों और नियामक बोझ का, इसी वजह से तो प्रतिफल पर प्रभाव पड़ेगा ना। ठीक है। आगे है कि कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों के उपयोग में लाना असंभव होगा, सरकार रोकेगी उसको। और उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा, स्टैंडर्ड असेट्स, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है बचे रहेंगे। सिर्फ यही बचे रहेंगे। वैसे निक्षेप जिनको जमीन में ही छोड़ देना पड़ता है सिर्फ वही बचे रहेंगे, क्योंकि जो है उसका उपयोग कर ही नहीं सक रहे। सरकार बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। अन्य उद्योग, अब देखो सिर्फ ऐसे उद्योग की बात नहीं है कि जो जैव मात्रा का बड़ी मात्रा में उत्पादन या उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे कंपनियों की, ऐसे उद्योगों की बात नहीं की जा रही है। अन्य उद्योग भी जो है, तो अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक अत्यंतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। ये सारे भी प्रभावित होंगे। तो कहा गया ना शुरुआत में कि बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो डील कर रहे हैं जीवाश्म ईंधनों के साथ उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वैसे भी उद्योग जो जीवाश्म ईंधन के साथ उतना ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। किससे, तूफान से, बाढ़ से, उष्णता लहर से, अत्यंतिक मौसम से, इन सभी चीजों से प्रभावित होंगे। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन का निवेशकों पर प्रभाव की चर्चा की गई है। जीवाश्म ईंधनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन और उपयोग करने वाली कंपनियों पर करों और नियामक बोझ पड़ सकता है। अन्य उद्योग भी चरम घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। तो परिच्छेद में किसकी बात की गई, बात की गई है जलवायु परिवर्तन का निवेशकों पर प्रभाव। और क्या बात की गई, सरकारों के अंतिम प्रयासों से निवेशकों के प्रतिफल प्रभावित हो सकते हैं। अब इस विचार को हमें ढूंढना है प्रश्न में, विकल्पों में। प्रश्न में पूर्व धारणा पूछी गई है। फर्स्ट में देखते हैं कि विचार है या नहीं है।
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, ये तो कह रहा है। आखिर सरकार को बाद में जो वो अंतिम प्रयास करेगा या कर लगाएगा, उच्चतर कर लगाएगा, ये सब आखिर सरकार क्यों कर रहा है? तो अगर सरकार इसके लिए तैयार हो तो हो सकता है कि मामला इतना ना बिगड़े कि अंतिम रूप से प्रतिफल जो निवेशकों का प्रतिफल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, या फिर हम सीधा सीधा कह लें कि जलवायु परिवर्तन का हमें बहुत ही विकराल रूप देखना पड़े। तो दोनों को तैयार होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, विचार है इसमें। दूसरा देखते हैं, आत्यांतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। यहाँ कंपनियों की आर्थिक विकास की बात की गई है, प्रतिफल की बात की गई है कि प्रतिफल जो निवेशक है उनके प्रतिफल कम हो जाएंगे। उनके प्रतिफल, सरकार तो नियामक है यहाँ पर, ठीक है, सरकार यहाँ फायदा कमाने के लिए नहीं बैठी जो उनका प्रतिफल कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ विचार नहीं है, गलत। तीसरा देखते हैं, जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। बिल्कुल विचार है। तो विचार किस में है? एक में भी है और तीन में भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एक और तीन, सी। ठीक, अब अगले परिच्छेद में हम लोग चलते हैं।